નમસ્કાર. ટાટ સેકન્ડરી એક્ઝામ 2026ના હિન્દી વિષયની પરીક્ષા આપનાર તમામ ભાઈઓ બહેનોનું હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ભાઈઓ બહેનો, આપણે અગાઉ ધોરણ 9ના હિન્દી પાઠ્યપુસ્તક આધારિત એકમ પ્રમાણેના એમસીક્યુની વાત કરી ચૂક્યા છીએ, એનો વિડીયો બનાવી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે આ વિડીયો દ્વારા ધોરણ 10ના જે પાઠ્યપુસ્તક છે એ પાઠ્યપુસ્તકના એકમ પ્રમાણેના બની શકે એટલા મહત્તમ એમસીક્યુ બનાવી અને તમારી સમક્ષ વિડીયો મૂકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. જે સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તક આધારિત એમસીક્યુ છે. આ પીડીએફ અથવા વિડીયોની અંદર માત્ર પાઠ અને કાવ્યને લગતા એમસીક્યુ જોવા મળશે. પ્રયોજનમૂલક અને અન્ય વ્યાકરણના છે આની અંદર જોવા મળશે નહીં. એક વિડીયોમાં અતિ મહત્ત્વપૂર્ણ એમસીક્યુ છે એ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. આની પીડીએફ પણ છે તમને મળી રહી છે, કારણ કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને કોમેન્ટ છે કે પીડીએફ કઈ રીતે મળશે, તો એની પણ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા છે એ કરેલી છે. તમે જે આ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો તે મોબાઈલ નંબર ઉપર 9799369956 ઉપર તમે વોટ્સએપ કરજો અને તમારે કયા વિષયની પીડીએફ જોઈએ છે તેની અવશ્ય જાણ છે કરવી. સાથે સાથે તમે મેસેજ કરશો એટલે ક્યુઆર મોકલવામાં આવશે. એ જ ક્યુઆરમાં છે તમારે 98 રૂપિયા પેમેન્ટ કરી અને તેને સ્ક્રીનશોટ મોકલજો, જેથીને તરત તમને પીડીએફ છે મળી રહે. થોડી ઘણી વાર લાગે તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પીડીએફ છે તમને અવશ્ય મળી જશે. આ 9 અને 10ની વાત છે. ત્યારબાદ એક ખાસ એ જણાવવાનું કે આપણી કોપી હવે કેટલાક એકેડમીવાળા છે કરી રહ્યા છે. આપણે જે પ્રશ્નપત્ર સોલ્યુશન કરેલું તો એનું પણ આપણા જ પ્રશ્નપેપરનું કોપી કરી રહ્યા, એટલે આવી કોઈ બાબતથી તમે ભરમાશો નહીં. જે છે તે આપણા દ્વારા છે રજૂ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ખૂબ સારા માર્ક્સ તમે લાવો એવી શુભેચ્છાઓ અને અંદરથી ઈચ્છા. અને જેમ ટાટ એચએસનું પરીક્ષાની અંદર જે તમે પ્રશ્નો પૂછાય તેવા જ માધ્યમિકની અંદર પૂછાય અને તમે ખૂબ સારા માર્ક્સ લાવો એવી આશા સાથે હવે જોઈએ ધોરણ 10ના એકમ પ્રમાણેના એમસીક્યુ અને તેના જવાબો. એ જોઈએ આપણે એમસીક્યુ. मेरी माँ पाठ के लेखक कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल. रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था? 1887. अब આ પૂછાતા નથી પણ છતાં વાંચીએ છીએ. लेखक रामप्रसाद बिस्मिल कहाँ का जन्म हुआ? शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश. बिस्मिल के पितामह दादा कहाँ के निवासी थे? ग्वालियर के एक गांव के. बिस्मिल ने किस भाषा की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी पढ़ना छोड़ दिया? अंग्रेजी मिडल. बिस्मिल ने स्वाध्याय से कौन सी भाषा सीखी थी? बंगला. बिस्मिल किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए? आर्य समाज के क्रांतिकारी संगठन. बिस्मिल को किस कांड से मुख्य अभियुक्त मानकर फांसी की सजा दी गई? काकोरी रेल डकैती. बिस्मिल की माता का विवाह किस आयु में हुआ था? 11 वर्ष. विवाह के समय बिस्मिल की माता कैसी थी? नितान अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान. बिस्मिल की माता को पढ़ना लिखना किसने सिखाया? मोहल्ले के शिक्षित सखी सहेलियों ने. माताजी ने अपनी बहनों को शिक्षा देना कब शुरू किया? छोटी आयु में ही, घर पर. बिस्मिल की माता ने किस लिपि की पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया? देवनागरी. लखनऊ कांग्रेस में जाने की इच्छा होने पर किसने बिस्मिल को विरोध किया? दादी जी और पिताजी ने. लखनऊ कांग्रेस जाने के लिए बिस्मिल को खर्च किसने दिया? माताजी ने. बिस्मिल के धार्मिक जीवन में किसके प्रोत्साहन ने सहायता दी? तो तेनो जवाब है सोमदेव जी. बिस्मिल ने पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर क्यों नहीं किया? क्योंकि वह धर्म विरुद्ध और पाप था. वकालतनामे की घटना को बिस्मिल के लिए किस गुण का पता चलता है? सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता. माताजी का सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल के लिए क्या था? किसी की प्राणहानि न हो पर शत्रु को प्राणदंड न देना. बिस्मिल ने अपनी माता की तुलना किस ऐतिहासिक व्यक्ति की माता से की? मेजनी, इटली के क्रांतिकारी. मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली.
बिस्मिल के अनुसार उनकी माता ने उन्हें केवल जन्म ही नहीं दिया बल्कि और क्या किया, आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में सहायता की। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो माता के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना। बिस्मिल ने अपनी मृत्यु की खबर सुनकर भी विचलित न होने का धैर्य किससे मांगा? अपनी माता से। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर क्या किया? मिठाइयाँ बांटी थी। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा कहाँ पूरी की थी? जेल में। मेरी माँ पाठशाला की विद्या क्या है? आत्मकथा के अंश। वकालतनामा शब्द का क्या अर्थ है? अदालत में पैरवी करने का अधिकार पत्र। नितांत शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल या पूरी तरह। सद्व्यवहार का सही अर्थ क्या है? अच्छा व्यवहार। बिस्मिल ने अंतिम समय में किसे प्रणाम करने की इच्छा व्यक्त की? माता के चरण कमलों को। बिस्मिल के अनुसार उनके जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण उन्हें किसकी याद दिलाता है? माता की मंगलमयी मूर्ति की। बिस्मिल की माता के विचार बुढ़ापे में पहले की अपेक्षा कैसा हो गए थे? अधिक उदार। बिस्मिल ने देश सेवा में संलग्न होने का श्रेय किसे दिया? माता के प्रोत्साहन को। प्रोत्साहन शब्द का अर्थ क्या है? उत्साह बढ़ाना या हिम्मत बांधना। बिस्मिल की माता ने गृह कार्य के साथ किसका प्रबंध ठीक करना सीख लिया था? भोजनादि का। विचलित शब्द का अर्थ है अस्थिर या डिगा हुआ। बिस्मिल के अनुसार उनकी माता ने शत्रु के प्रति कैसे व्यवहार करने को कहा था? प्राणदंड न देने का। लेखक अपनी माता के किस ऋण से उऋण होने की संभावना नहीं देखते? जीवन निर्माण के अवर्णनीय योगदान के। ત્યારબાદ 15મો કાવ્ય છે એ જનશક્તિ મહાન। એના રચયिता છે रांगे राघव। रांगे राघव ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से किसका चित्रण किया है? इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का। इनमें से कौन सा उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखित है? मुर्दे का टीला। मेघावी रांगे राघव की कैसी काव्य रचना है? प्रबंध काव्य। कवि इस गीत के माध्यम से किसे जगाने का आह्वान करते हैं? भारत की जनशक्ति को। कवि पृथ्वी पर क्या बनाने का संकल्प लेते हैं? स्वर्ग। अविराम चेतना लाने के लिए कवि क्या करने की बात करते हैं? महाजागरण गर्जन। कवि किन दो वर्गों को जागो और जगाओ कहकर संबोधित करते हैं? मजदूर और किसान। मानव संतोष जगाने के लिए कवि क्या बुझाने की बात करता है? जलती आग। कवि किस पथ पर अविरत लगातार बढ़ने की प्रेरणा देते हैं? अग्निपथ पर। हम श्रम का वंदन करते हैं। इस पंक्ति में वंदन का क्या अर्थ है? स्मृति या सेवा करना। कवि किसकी मेघा बुद्धि का गायन करने की बात करते हैं? जनशक्ति की। कवि ने भारतीय जनशक्ति को किसका अग्रदूत बताया है? नवयुग का। काल जल्दी नाविक में जल्दी शब्द का अर्थ है समुद्र या सागर। कवि किस प्रकार के प्रकाश को फैलाने की कामना करते हैं? साम्यदीप यानी कि समानता का प्रकाश। विजयोन्मादी क्रांति पुत में पुत शब्द का क्या तात्पर्य है? पवित्र। कवि कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? जहाँ लोग अमन चैन से रह सके। इस गीत का मुख्य स्वर क्या है? जागृति और महाक्रांति। 16मो पाठ है चोरी पाठ। एना प्रश्नों MCQ જોઈએ। चोरी कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जैन। लेखक यशपाल जैन का जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ के जिले में विजयगढ़ कस्बे में। यशपाल जैन को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्मश्री पुरस्कार। इनमें से कौन सी कृति यशपाल जैन की है? अजंता इलोरा। यशपाल जैन ने अपनी लेखनी मुख्य रूप से किस पर चलाई? बाल साहित्य। कहानी के अनुसार नौकर को क्या समझना चाहिए? परिवार का अंग। मालती ने बिंदु के हाथ में क्या देखा था? एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में मुट्ठी बंधी थी। मालती की पुकार सुनकर बिंदु की चाल में क्या परिवर्तन आया? तो उसकी चाल में तेजी आ गई, वह दौड़ने लगा। पछीनो प्रश्न, बिंदु को दौड़ते देख मालती के मन में क्या हुआ? संदेह की पुष्टि। नंदन अपने कमरे में क्या कर रहा था?
पत्र लिख रहा था। बिंदु ने पकड़े जाने पर शुरुआत में क्या बहाना बनाया? मेरे हाथ में झाड़ू और कूड़ा था। नंदन के अनुसार असली बात जानने का तरीका क्या नहीं है? बिंदु को झिड़कना या डराना। बिंदु ने अंत में क्या चोरी करने की बात स्वीकारी? थोड़ी सी मेवा और किशमिश। बिंदु ने मेवा का क्या किया था? खा ली थी। मालती के अनुसार बिंदु को पुलिस के हवाले क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि लातों के देव बातों से नहीं मानते। नंदन ने बिंदु को कमरे में ले जाकर क्या किया? एक मुट्ठी मेवा। नंदन के अनुसार चोरी की भावना को जन्म कब मिलता है? जब चीज़ें सबको नहीं मिलती। नंदन ने बिंदु के चोरी करने के पीछे क्या कारण बताए? उसका मन चल आया होगा। मालती ने नंदन के व्यवहार को क्या कहा? नौकर को बिगाड़ने और खुशामद करना। मालती को किस बात का डर था कि बिंदु भविष्य में क्या करेगा? घर से ट्रक उठाकर ले जाएगा। बिंदु घर से क्यों चला गया? तो जवाब है मालती की डांट और अपमान के डर से। नंदन ने कुंदन के यहाँ किसकी चोरी होने की बात सुनी थी? अनाज की। काका के यहाँ से क्या चोरी हुआ था? गेहूँ। जब बिंदु शाम तक नहीं लौटा तो मालती के मन में क्या भाव आए? बेचैनी और दया। बिंदु कहाँ छिपा हुआ था? नदी वाली कोठरी में। नदी वाली कोठरी में बिंदु के होने से सूचना किसने दी? कुंदन ने। बिंदु को कोठरी से कौन वापस घर लाया? मालती। मालती ने बिंदु को कोठरी में किस हालत में पाया? भूखा, प्यासा और डरा हुआ। घर लौटकर पर मालती ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया? प्यार से भरपेट खाना खिलाया। मालती के व्यवहार में बदलाव देकर नंदन के चेहरे पर क्या आया? प्रसन्नता की भरी मुस्कुराहट। अनायास शब्द का अर्थ है अचानक या बिना प्रयत्न। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। गला फाड़ना, जोरों से चिल्लाना। कनस्तर का अर्थ है टीन का डिब्बा। लातों के देव बातों से नहीं मानते, कहावत है। बिंदु की चोरी पकड़े जाने पर मालती के शुरुआत का स्वभाव कठोर और क्रोधी था। नंदन का स्वभाव कैसा विचित्र था? संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक सोच वाला। कहानी का अंत में मालती को किस बात का एहसास हुआ? उन्हें बिंदु के साथ इतनी कठोरता नहीं करनी चाहिए। बिंदु ने अपनी मुट्ठी में क्या छिपाया था? मेवा। चोरी कहानी का मुख्य संदेश क्या है? नौकरों के साथ मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 17मुं છે कश्मीर काव्यના MCQ જોઈએ આપણે। कश्मीर कविता के रचनाकार है वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र किस संस्था के मानद प्रोड्यूसर रहे थे? आकाशवाणी। कवि वीरेंद्र मिश्र को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार। कवि किसे नावों की नगरी कहकर संबोधित करता है? कश्मीर को। कविता में किस उपवन में खिलने का वर्णन है? शालीमार चमन। भ्रमर बजाते शहनाई, यहाँ शहनाई कौन बजा रहा है? भ्रमर। किरणों की मालिन कहाँ धूप बिखेर रही है? बजरी में। जंगल में तितली के साथ किसकी ओड़ लगी है? टिटहरी की। चरवाहा किसकी छतरी के नीचे वंशी छेड़ता है? नील गगन की। कविता में किस कवि की प्रेम कथाओं का उल्लेख है? विल्हण। तारों वाले नभ की नील मशरी में कौन सोए है? झेलम। अमरनाथ की राहों में किसकी बाहों का वर्णन है? शेषनाग। देवदास की छाह में कैसा ध्वज फहरा रहा है? पश्चिमीना। कवि के अनुसार अपना कश्मीर वह है जिसका मन कैसा है? गंभीर। भारत की बर्फीली पगड़ी किसे कहा गया है? हिमालय। पवन क्या गाता फिर रहा है? गीत। शिकागो के साथ जल में क्या चल रही है? बागों की परछाइयाँ। वीरेंद्र मिश्र का निधन किस वर्ष हुआ था? 1909। इस कविता का मुख्य विषय क्या है? कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराना। ત્યારબાદ 18મું છે એકમ રચના, એના પ્રશ્નો જોઈએ। रचना एकांकी के लेखक है रघुवीर चौधरी। रघुवीर चौधरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। रघुवीर चौधरी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2015। लेखक रघुवीर चौधरी का जन्म किस जिले में हुआ? गांधीनगर।
एकांकी की शुरुआत में ग्राम पंचायत के कार्यालय के पास कौन बैठा है? चौकीदार। गोपी जब प्रवेश करती है तो वह किसके बारे में पूछती है? अविनाश के बारे में। गोपी किसकी कविता समझाने की बात करती है? प्रसाद जी की। गोपी के अनुसार कविता किसकी कला है? आत्मा की। रमेश, निमेश और नरेश पंचायत कार्यालय के बाहर क्यों बैठे हैं? उपवास, हड़ताल पर। चौकीदार क्या कर रहा था जब बच्चे ने बाहर बैठे थे? जम्हाई ले रहा था। नरेश ने अपने हाथों के बारे में क्या कहा? ये पर्याप्त है और हम इनका कमाल दिखाएंगे। रमेश के अनुसार पंचायत के सदस्य उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? वे भ्रष्टाचार के कारण डरे हुए थे। पंचायत कार्यालय के अंदर मीटिंग कितने घंटे पहले शुरू हुई थी? 2 घंटे। सदस्यों ने युवाओं को किस भाषा में आवेदन देने को कहा? शिष्ट भाषा। अविनाश ने पंचायत के किस घोटाले का जिक्र किया? तो राशन की कालाबाजारी, उर्वरकों का वितरण और पंचायत के घाटे। अविनाश के अनुसार गरीबों का राशन कहाँ बेचा जा रहा था? काला बाजार में। अविनाश जब प्रवेश करता है तो वह युवाओं को क्या याद दिलाता है? कि वे गांव पढ़े लिखे युवक है और उनकी जिम्मेदारी है। रमेश ने दरवाज़ा खुलवाने के लिए क्या धमकी दी? दरवाज़ा तोड़कर भीतर जाने की। वह चौकीदार ताला लगाने आया तब नरेश ने क्या किया? उसे रोककर भीतर झांकने की कोशिश की। पंचायत के सदस्य कार्यालय से कैसे भाग निकले? दूसरे लेकिन पिछले दरवाजे से। सदस्यों के भाग जाने पर रमेश ने क्या करने का सुझाव दिया? उनके घरों पर जाकर पत्थर फेंकने का। नरेश ने सबसे पहले क्या उठाया? पत्थर। अविनाश ने युवाओं की पत्थर फेंकने से क्यों रोका? क्योंकि वह मकान सार्वजनिक संपत्ति अपनी रचना थी। अविनाश ने पत्थर रोकने के लिए क्या किया? वह स्वयं दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। गोपी ने अविनाश को बचाने के लिए क्या किया? वह अविनाश और पत्थर फेंकने वालों के बीच खड़ी हो गई। पत्थर फेंकते समय रमेश और नरेश के मन में क्या भाव था? क्रोध और प्रतिशोध। अविनाश ने मकान के प्रति अपना लगाव क्यों जताया? क्योंकि उनकी नींव तैयार होते समय स्वयं हाथ बटाया था। जो हम तोड़ते हैं, जो हमने रचा है, यह विचार किसका है? अविनाश का। रमेश ने अंत में क्या संकल्प किया? किसी की रचना को न तोड़ने का। एकांकी के अंत में सभी पात्र किसके पीछे जाकर बैठ जाते हैं? गोपी के। रचना शब्द का इस एकांकी के संदर्भ में क्या अर्थ है? सृजन या निर्माण। एकांकी में पिंजरापोल में मवेशियों की तुलना किससे की गई? युवाओं की बेबसी से। रघुवीर चौधरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? उपरवास कथात्रयी। गोपी को अविनाश की कौन सी बात गलत अपनी लगी थी? शिष्ट भाषा में आवेदन देना। किसने कहा था अपशब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है? निमेश ने। नरेश के अनुसार पंचायत के सदस्य क्या खा पी कर चैन से सोएंगे? तो लोगों का हक, भ्रष्टाचार का माल। जो हमने रखा है उसे हम नष्ट नहीं करेंगे। यह संदेश किस पात्र के माध्यम से दृढ़ होता है? अविनाश। एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सृजनात्मक विद्रोह और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का संदेश देना। एकांकी के अंत में कौन सा भाव प्रमुख है? चेतना और निर्माण की भावना। त्यारबाद 19मुं एकम है तोता और इंद्र। एना रचयिता से नरेंद्र मालवीय। यह कविता किस प्रसिद्ध पुस्तक की कहानी है? बुक ऑफ नॉलेज। इंद्रदेव एक दिन कहाँ से गुजर रहे थे? काशी के निकट एक निर्जन वन से। इंद्र ने वन में किस प्रकार का पेड़ देखा? अति भारी, सूखा और निर्जीव सा। पेड़ के खोखले में कौन रह रहा था? एक बहुत सी सुंदर तोता। सूखे पेड़ पर तोते को बैठा देखकर इंद्र को क्या हुआ? बेहद अचरज। इंद्र ने तोते के इस पेड़ पर रहने को क्या कहा? भारी मूर्खता। तोते के अनुसार वह पेड़ पहले कैसा था? सारे वन में सबसे अच्छा और मनोहर। तोते का जन्म कहाँ हुआ था? उसी पेड़ पर। बचपन में तोते को उड़ना, गाना और मुस्कुराना किसने सिखाया था? उसी पेड़ ने। पेड़ के सूखने का मुख्य कारण क्या था?
एक शिकारी का विष से बुझा बाण। तोता मुसीबत के समय पेड़ के साथ क्या कर रहा? तो दुख में थोड़ा हाथ बटाना। तोते की कृतज्ञता भरी बातें सुनकर इंद्र की क्या प्रतिक्रिया थी? वे दंग रह गए और अत्यधिक हर्षित हुए। इंद्र ने प्रसन्न होकर तोते से क्या कहा? कोई वरदान मांग लो। तोते ने इंद्र से क्या अभिलाषा व्यक्त की? पेड़ को फिर से हरा भरा करने की। इंद्र ने वरदान देते समय कौन सा शब्द कहा? एवमस्तु। वरदान मिलने के बाद पेड़ की स्थिति क्या हुई? उसने नवजीवन पाया और फिर लहराया। निर्जीवित सा तन यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सूखे पेड़ के लिए। तजकर शब्द का अर्थ कविता के अनुसार क्या है? त्याग कर या छोड़कर। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? कृतज्ञता और कठिन समय में साथ न छोड़ना। विष्णु छे एल्बम। एल्बम कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन। सुदर्शन जी का जन्म किस वर्ष हुआ? ये प्रश्न है वो जन्म मरण नहीं पूछता। लेखक सुदर्शन का जन्म कहाँ हुआ? सियालकोट, पंजाब। सुदर्शन जी पहली कहानी किस पत्रिका में छपी थी? सरस्वती। सुदर्शन जी की पहली कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1920। हिंदी कहानी क्षेत्र में सुदर्शन जी का नाम किसके साथ लिया जाता है? प्रेमचंद के साथ। पंडित शादीराम के सिर पर किसका ऋण था? लाला सदानंद का। पंडित शादीराम स्वभाव से कैसे थे? गरीब लेकिन भले और ईमानदार। शादीराम ने पेट काटकर कितने रुपये बचाए थे? 80 रुपये। शादीराम द्वारा बचाए गए 80 रुपये कहाँ खर्च हो गए? लड़के की 4 महीने की बीमारी में। लाला सदानंद शादीराम से अपने पैसे क्यों नहीं मांगते थे? वे शादीराम की व्यवस्था जानते थे और सज्जन थे। पंडित शादीराम की अलमारी में क्या रखा था? पुरानी पत्रिकाओं के बंडल। पत्रिकाओं के बंडल किसके थे? उनके स्वर्गीय भाई के। शादीराम उन पत्रिकाओं को रद्दी में क्यों नहीं बेचते थे? उनके सुंदर चित्र थे जिन्हें देखकर बच्चे खुश होते थे। लाला सदानंद ने पत्रिकाओं के चित्रों को देखकर क्या सलाह दी? एल्बम बनाकर विज्ञापन देने की। सदानंद के अनुसार चित्रकला के शौकीन लोग एल्बम में कितने रुपये दे सकते थे? 1000, 2000। शादीराम ने चित्र छांटने के बाद एल्बम किसे भेज दिया? लाला सदानंद को विज्ञापन देने के लिए। एल्बम खरीदने के लिए पत्र कहाँ से आया था? कलकत्ता। एल्बम खरीदने वाला व्यक्ति कौन था? एक मारवाड़ी सेठ। शादीराम ने एल्बम कितने रुपये में बेचा? 1000 रुपये में। एल्बम बेचने के बाद शादीराम ने सदानंद को कितने रुपये वापस दिए? 500 रुपये। ऋण मुक्त होने पर शादीराम को कैसा अनुभव हुआ? हल्कापन और शांति से महसूस हुई। एल्बम बिकने के कितने महीने बाद लाला सदानंद बीमार पड़े? 6 महीने। बीमारी के दौरान शादीराम सदानंद के पास बैठकर क्या करते थे? भगवत गीता सुनाते थे। सदानंद के सिरहाने के नीचे शादीराम को क्या मिला? वही एल्बम जिसे उन्होंने बेचा था। एल्बम देखकर शादीराम को क्या सच्चाई पता चली? सदानंद ने स्वयं ही एल्बम खरीदा था ताकि उनकी मदद कर सके। होश आने पर सदानंद ने एल्बम के बारे में क्या झूठ बोला? वह उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया। शादीराम के अनुसार सदानंद अब केवल उनके यजमान नहीं बल्कि क्या थे? एक फरिश्ते या बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान। ठंडी आह भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? दुख या चिंता के कारण गहरी सांस लेना। पेट काटकर बचाना, इसका अर्थ है अत्यंत कम खर्च में काम चलाना। हृदय पर बर्छिया चलना, इसका अर्थ है अत्यधिक चुभने वाली बात कहना या दुख होना। ऋण शब्द का सही अर्थ है कर्ज। विवशता शब्द का अर्थ है मजबूरी। चिरंजीवी शब्द का अर्थ है बहुत समय तक जीवित रहने वाला। आभा शब्द का अर्थ है चमक या प्रकाश। शादीराम एल्बम को देखकर क्यों कांप उठे? यह जानकर कि उनका ऋण वास्तव में उतरा नहीं बल्कि 2 गुना हो गया। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवीय मूल्य और परोपकार की भावना को दर्शाना। लाला सदानंद ने एल्बम क्यों खरीदा? तो शादीराम की गरिमा बनाए रखते हुए उनकी आर्थिक मदद करने के लिए। सुदर्शन जी ने इस कहानी का शीर्षक मार्मिक वर्णन किया है। संबंधों में मानवीय व्यवहार और पैसों में द्वंद्व को बेचना। तो आ रीते
મિત્રો આપણે 1 થી 20 સુધી છે એ જોઈએ, બાકીના છે એ આપણે નવા વિડીયોમાં જોઈશું. સાથે સાથે પ્રયોજનમૂલકના વિડીયો પણ છે આમાં લઈ લઈશું. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા મારી સાથે જોડાયેલા રહો.